हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ इस अमेजिंग चैप्टर के साथ। मतलब आज के इस सेशन में आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, डिस्कस करने हैं। तो बस यही है सेशन का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। इसी अच्छी बात से शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और सेशन में करना क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, न्यू चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर अब हमें स्टार्ट करना है। आ जाओ। अब देखो वैसा है कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। मतलब कि इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा अपना न्यूट्रिशन टॉपिक। लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, तब तो तुम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे, है ना। क्या होती हैं लाइफ प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, आ जाओ बात करते हैं। अब देखो बेटा, ये एक फैक्ट है कि हमारे आसपास ना कई तरह की प्रोसेसेस चलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मियों का मौसम आ गया और गर्मियों के मौसम में दही खाने के जो मज़े होते हैं ना बेटा, वो मतलब अलग ही होते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल। दही में शक्कर डाल के खा लो, दही का रायता बना लो, दही से लस्सी बना लो, है ना। अब सपोज़ तुमने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आज लस्सी पीने का मन है, तो तुम्हारी मम्मा का फर्स्ट रिएक्शन होगा कि बेटा लस्सी के लिए दही होना ज़रूरी है और दही है नहीं घर पे, दही जमाना पड़ेगा। तो फिर मम्मा क्या करेंगी, दूध से दही जमाएंगी। तो बेटा ये जो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस हुई, मतलब दूध में क्या होता है, लैक्टोज, वही कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। जहाँ लैक्टिक एसिड बना हम बोलते हैं कि देखो दही जम गया। और उस लैक्टिक एसिड के कारण ही जो दही है वो टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा सा लगता है हमको, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस हुई है, मिल्क इनटू कर्ड, बेटा ये केमिकल प्रोसेस ही तो है, ये केमिकल चेंज ही तो है। लेकिन क्या इस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं? क्या कभी तुमने अपने घर में ऐसा किसी को बोलते हुए सुना है क्या कि देखो दूध से दही जम गया, लाइफ प्रोसेस हो गई? नहीं तो तुमने कभी खुद भी नहीं बोला होगा। एक और एग्जांपल सुनो, तुम्हारा एप्पल खाने का मन था, तुमने उसको आधा काटा, खा लिया, पूरा नहीं खाया, आधा खाया, और आधा खाने के बाद तुमको एहसास हुआ कि बस और नहीं खाना। तो तुमने जो आधा बचा हुआ एप्पल था वो तुमने यूं ही छोड़ दिया। आधे घंटे बाद आकर के देखा तो बेटा वो जो आधा कटा हुआ एप्पल था ना वो अंदर से ब्राउन ब्राउन हो गया, ब्राउनिंग ऑफ एप्पल। ये भी तो एक प्रोसेस ही हुई। लेकिन क्या इसको हम लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं? नहीं तो। मेरे पास एक पेपर है या लकड़ी है या कोयला है, मैंने जला दिया, तो ये जो लकड़ी, कोयला, पेपर जल रहा है, ये जो कंबशन की प्रोसेस हो रही है, क्या इसको मैं लाइफ प्रोसेस बोल दूंगी उठ करके? नहीं तो। मतलब कि अच्छा एक और एग्जांपल मुझे याद आया, लोहे में जंग लग जाती है ना, लोहे की चीज़ों में जंग लग जाती है, रस्टिंग की प्रोसेस, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो क्या इस केमिकल प्रोसेस को, इस प्रोसेस को मैं लाइफ प्रोसेस बोल दूंगी क्या? नहीं तो कहने का मतलब ये कि हमारे आसपास होती तो कई तरह की प्रोसेसेस हैं, लेकिन हर प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते हैं। तो भैया ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं फिर जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं, और क्यों बोल देते हैं? इतना भारी भरकम नाम हमने क्यों रख दिया? तो अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना तुम लोग। बेटा एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी में कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, सर्टेन प्रोसेसेस चलती रहती हैं, लगातार चलती हैं बिना रुके, नॉन स्टॉप। और उन सर्टेन प्रोसेसेस के कारण ही वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा बना रहता है। जैसे कि मैं भी एक ऑर्गेनिज्म ही हूँ, डेफिनेटली मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं और लगातार चल रही हैं बिना रुके, सुबह शाम दिन रात 24/7, जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। मेरी बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो लगातार चल रही हैं, एंड थैंक्स टू दोज सर्टेन प्रोसेसेस, क्योंकि उनके कारण मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, खड़ी हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ,
मैं जिंदा हूं, मेरा जो अस्तित्व है इस धरती पर बना हुआ है। सो देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, क्योंकि वो प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि उन्हीं प्रोसेसेस के कारण ऑर्गेनिज्म जिंदा बना रहता है, उसका जो अस्तित्व है वो धरती पर बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उन प्रोसेसेस में से कोई भी एक प्रोसेस कल को ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सीज हो जाए या रुक जाए या कुछ गड़बड़ आ जाए उसमें, तो क्या हो सकता है? उस ऑर्गेनिज्म की जान को खतरा हो सकता है। मान लो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उन सर्टेन प्रोसेसेस में से 2 प्रोसेसेस चलना बंद ही हो गई हैं, तो क्या होगा? कुछ ही समय में ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, उसका जो एग्जिस्टेंस, जो उसका जो अस्तित्व है धरती से, वो गया काम से। तो अब तुम्हें शायद इस बात का मतलब समझ में आया होगा कि मैं जिन सर्टेन प्रोसेसेस की बात कर रही हूं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, वो कितनी जरूरी होती है। अगर एक भी ठीक से नहीं हुई प्रोसेस तो वो ऑर्गेनिज्म मर सकता है, और डेफिनेटली मर जाता है। आई बात समझ में? तो ऑब्वियसली बेटा, ऐसी सर्टेन प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, एसेंशियली रिक्वायर्ड है, उनको तो हम बोलेंगे ना लाइफ प्रोसेसेस। अब समझ में आए कि इतना भारी भरकम हम नाम क्यों दे देते हैं कि देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस व्हिच आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। व्हाई? क्योंकि वो सर्टेन प्रोसेसेस एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, एसेंशियली रिक्वायर्ड है, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नहीं होंगी तो मर जाएगा वो। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। 7 तरह की होती हैं लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन चिंता मत करो, 10वीं में हो तो सीबीएसई बोलता है कि केवल 4 बेसिक जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो पढ़ लो। 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आपको 10th में इस चैप्टर में पढ़नी है। कौन सी हैं वो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस? पहली, न्यूट्रिशन। दूसरी, रेस्पिरेशन। तीसरी, ट्रांसपोर्टेशन। एंड 4th वन, एक्सक्रीशन। अब थोड़ा सा और तुमको क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ भैया, जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, ये एक्चुअली बोलता क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का बेसिक मतलब समझ में आ गया, और कौन सी 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो ही गया होगा। थोड़ा सा क्या, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, तो न्यूट्रिशन के ऊपर आज हमें बात करनी ही है। ओके, अब ये मत समझना कि मैम ने बोला है कि न्यूट्रिशन के ऊपर आज हमें बात करनी है, इसका मतलब पूरा न्यूट्रिशन आज ही फिनिश हो जाएगा। नहीं, पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा न्यूट्रिशन आज। न्यूट्रिशन की चर्चा अपन आज से ही शुरू कर देंगे, और कुछ सेशंस तक न्यूट्रिशन के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि केवल हमें न्यूट्रिशन को ऊपर ऊपर से पढ़ करके नहीं छोड़ देना है भाई। जूनियर क्लासेस में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ये वो, लेकिन अब 10th में आ गए ना, तो अब हमें स्पेसिफिकली देखना होगा कि प्लांट्स में कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी में ले दे करके एक ही सेल होता है, और उस एक ही सेल में वो सारे काम कर लेता है। तो अमीबा में कैसे होता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस, वो भी हमें समझना होगा। फिर उसके अलावा एनिमल्स में, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस, हमें वो भी देखना होगा। इसके लिए हमें अपनी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ना होगा। जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से नहीं यहाँ से जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जाती है ना, माउथ से लेकर के एनस तक, वो पूरी पढ़नी होगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने होंगे, उनके सेक्रीशंस के बारे में पढ़ना होगा। कभी सोचा है कि पेट में HCl जो है ना क्यों रिलीज होता है, क्यों सेक्रीट होता है? पगला गया है क्या स्टमक? HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है पेट में सेक्रीट कर रहा है। वाई? क्योंकि ज़रूरी है। एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन नाम का, इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहता है पेट में। प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में पड़ा होता है, पेप्सिनोजन स्टेट में पड़ा होता है। अब उसको धक्का मार दें कि ओ प्रोटीन्स आ गए भाई, हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता। अब वो प्रोटीन बॉडी में टूटना ज़रूरी है, उसका डाइजेशन ज़रूरी है, तब तो बॉडी अंदर क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी। तो हम बोलते हैं उस पेप्सिनोजन को कि ये उठो, तुम तो हो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, करो ना खाने के प्रोटीन को डाइजेस्ट। वो बोलेगा मैं तो अपने इनएक्टिव स्टेट में हूँ।
मुझे तो तुम्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करेंगे? निकालते हैं HCl। लो बेटा, जैसे ही HCl आया, एसिडिक pH, एसिडिक मीडियम बना पेट में, पेप्सिनोजन की लंका लग जाती है। वो बोलते हैं कि अरे बाप रे HCl आ गया, भागो। झक मार के जो है पेप्सिनोजन अपने एक्टिव स्टेट पेप्सिन में कन्वर्ट होता हो, फिर पेप्सिन क्या करेगा, जाकर के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। आई बात समझ में? तो इतना आसान नहीं, इसीलिए मैंने कहा था ये मत समझना कि पूरा न्यूट्रिशन आज ही फिनिश हो जाएगा। ना 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 ना, अभी टाइम लगेगा। हर एक चीज़ को तसल्ली से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स में कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस, अमीबा में कैसे होती है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझनी होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने होंगे, उनके सेक्रेशंस पढ़ने होंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चल, फिर तब जा करके अपनी जो एक लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। फिर हम बात करेंगे अपनी सेकेंड लाइफ प्रोसेस के ऊपर, एंड दैट विल बी रेस्पिरेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मैम बड़ा आसान है, ये टॉपिक तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमको पता है। कैसे हो जाएगा? हमको पता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। हम जो है सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, हो गया रेस्पिरेशन। क्या पढ़ना? चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लेंगे कि हाँ 2 फेफड़े होते हैं, ट्रैकिया होता है, ये होता है, वो होता है। मैम क्या ही बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है बेटा, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो ना उसमें आप थोड़ा सा 10वीं में आ गए हो ना, तो थोड़ा सा बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे CBSE नहीं सिलेबस रिवाइज करती है, वैसे ही तुम्हें अपना जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज करना पड़ेगा। आगे जाके डॉक्टर बनना है ना, तो फिर बस रेस्पिरेशन सांस लेने छोड़ने को नहीं बोलेंगे। ये जो अपन करते हैं ना, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर देना, बेटा ये तो गैसियस एक्सचेंज हुआ, ये थोड़ी ना होता है रेस्पिरेशन। हाँ, गैसियस एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट केवल यही जो गैसियस एक्सचेंज है इसको रेस्पिरेशन बोलना गलत है। एक्सचेंज का मतलब समझते हो ना, जैसे कि मेरे पास 5 स्टार है, तुम्हारे पास डेयरी मिल्क है, 5 स्टार तुमको दे दी मैंने और तुमने अपनी डेयरी मिल्क मुझे दे दी, तो हमने क्या करा? एक्सचेंज किया। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी और सराउंडिंग एयर के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है कि मैं सराउंडिंग एयर को दूंगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मेरी बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। और एयर मुझे क्या दे देगी? ऑक्सीजन दे देगी। तो मैंने दी कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग एयर को, सराउंडिंग एयर ने मुझे दी ऑक्सीजन। तो ये गैसेस से एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये तो क्या हुआ? ये इसको तो अपन ब्रीदिंग बोलेंगे, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, ऐसे। तो ब्रीदिंग हुआ। लेकिन रेस्पिरेशन थोड़ा सा अलग है। हाँ, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन सिर्फ यही रेस्पिरेशन नहीं है, और भी है बहुत कुछ। यहां पर आपको बेटा कॉन्सेप्ट मिलेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। अब आप बोलोगे कि मैम ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? मेरी बात सुनो बेटा। चलो मान लिया कि तुमने क्या करा? ऑक्सीजन इनहेल करी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है तुम्हारे फेफड़ों में आ गई, तुम्हारे लंग्स में आ गई, लेकिन लंग्स में आ तो गई है ऑक्सीजन, अब वो कहाँ जाएगी? तो आप बोलोगे कि मैम दिमाग पर जोर लगाया और ऐसा समझ में आया कि हाँ भाई लंग्स में, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आई है वो डेफिनेटली हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके पास जाएगी। सही बात है, लेकिन कैसे? हाउ? तो बेटा हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका तो सबसे व्यवहार होता है। मतलब कि ये जो ब्लड होता है ये तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, हेड से लेकर के टो तक हर जगह जो है ब्लड का व्यवहार होता है। ब्लड को यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, इसके पास भी जाना, उससे भी बात करनी, सबके पास। तो ब्लड बोलता है लंग्स में पड़ी हुई ऑक्सीजन से कि भाई तुमको हर एक बॉडी सेल तक जाना है। ऑक्सीजन बोलती है हाँ सही पकड़े हैं। तो ब्लड बोलता है कि भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम हो लो मेरे साथ, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, जिस जिस सेल के पास जाऊँगा तुमको वहाँ पहुँचा दूंगा। वो बोलती है गुड आइडिया, माइंड ब्लोइंग। तो बस ऐसे ही होता है। लंग्स में जो ऑक्सीजन हम ले करके आते हैं इनहेल करके, वही ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर, बैठ जाती है जा करके, हीमोग्लोबिन के साथ जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का बना लेती है। टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हाँ बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर एक बॉडी सेल के लेवल पर जा करके वो कॉम्प्लेक्स टूटता है, ब्लड की जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड से निकल करके बॉडी सेल के अंदर चली जाती है। यही नहीं, बॉडी सेल्स होते हैं ना वो भी बहुत चंट टाइप के होते हैं। हमारे बॉडी के सेल इतने नालायक होते हैं, वो बोलते हैं कि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, हमको दो ऑक्सीजन। लेकिन बदले में क्या हुआ है, हमारे अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारे लिए टॉक्सिक है ना, तो वो तो हमें बॉडी के बाहर निकालनी पड़ेगी। तो बॉडी के सेल्स बोलते हैं कि भैया देखो ऑक्सीजन दे दो,
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बना के रखी हुई है कतई टॉक्सिक, इसको जो है तुम लोग लेके जाओ। तुम लोग मतलब कौन? ब्लड। तो ब्लड बोलता है यार ये अच्छी मतलब वो है मजबूरी, हम तो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन का गिफ्ट लेकर के आए थे और तुम हमको कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा दे रहे हो। तो बॉडी सेल्स बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, डील विद अस। तो वही होता है कि बॉडी सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखी होती है वो आती है ब्लड में, फिर ब्लड से कहाँ जाता है वो, मतलब ब्लड जाता है लंग्स के लेवल पर, और जब वो जाता है तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर वो कहाँ जाती है? लंग्स में आ जाती है। लंग्स से क्या होता है? उसको हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये भी आप नॉट दिस सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब ये भी क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हो कि लंग्स और ब्लड के बीच में, ब्लड और बॉडी सेल्स या टिश्यूज के बीच में क्या हुआ? गैशियस एक्सचेंज हुआ। आई बात समझ में? उसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, सब कुछ पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है? ब्रीदिंग मैकेनिज्म, वो सही बात है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, लेकिन उसमें हमारी थोरैसिक कैविटी, हमारे लंग्स, हमारी रिब्स, हमारी स्टर्नम किस तरीके से सपोर्ट करते हैं ब्रीदिंग को, वो भी हमें समझना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना होगा इंसानों का। और सिर्फ हम देखो सेल्फिश नहीं, हम ये नहीं कि अपनी अपनी बात कर लें, हम प्लांट्स की भी बात करेंगे कि प्लांट में किस तरीके से गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। प्लांट्स में एज सच कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सिंपल वहाँ पर जो है गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, ओके। फिर इसके बाद में आखिरी प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे, नॉट आखिरी, थर्ड वन नीचे से दूसरे नंबर की आखिरी, देखो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? यहाँ से वहाँ चीज़ों को भेजना। अब गैस करो, बॉडी में यहाँ से यहाँ किसी चीज़ को भेजना होगा तो वो कौन मतलब किसके थ्रू भेजा जा सकता है? दिमाग लगाओ। अभी मैंने बताया था एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसका पूरी बॉडी में व्यवहार चलता है, ब्लड। अरे ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना, हर कहीं जाता है। तो बॉडी में किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कुछ भी पहुंचाना हो तो ब्लड को बोलते हैं कि ए छोटू इधर आओ, तुम जा रहे हो ना, लेके जाओ लेके जाओ। जैसे कि हार्मोन है, हार्मोन बना कहीं और, उसका टारगेट साइट कुछ और है, तो हार्मोन यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? साइट ऑफ सिंथेसिस से टारगेट साइट तक कैसे पहुँचेगा? हार्मोन को पटक देते हैं कहाँ? ब्लड में। ब्लड को बोलते हैं कि सुनो जा रहे हो ना, इसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ, कम ऑन चलो जाओ। ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड चाहिए होता है। अब अगर ब्लड की बात करेंगे तो बेटा ब्लड पतली पतली पाइपलाइंस में फ्लो करता है ना, यानी कि उन पाइपलाइंस को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम अपने दिल को तो नहीं भूल सकते हैं, ह्यूमन हार्ट, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है बेटा, पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। वो ना हो तो ऐसी तैसी हो जाए, समझे? तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इन ह्यूमन बींग्स, इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अपने हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ेंगे यहाँ पर अपन। खून वो चोट लग जाती है, खून बहता है, लेकिन अपने आप बहना बंद हो जाता है, कैसे? करिश्मा होता है क्या? सिंपल मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग की, वो होती है, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पर हम ना लिम्फेटिक सिस्टम की भी बात करेंगे। अब जब मैं बोलती हूँ लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ तक तो फिर भी अच्छा लगेगा कि हाँ ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, चलो ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैम ये लिम्फेटिक सिस्टम मत पढ़ाओ मैम, ये लिम्फ तो कभी समझ में नहीं आया ज़िंदगी में। एक बार मुझसे पढ़ लो लिम्फ क्या होता है, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ भी एक तरह का बेटा फ्लूइड है, ब्लड से ही बनता है, ब्लड से ही बनता है। कैसे बनता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, सब कुछ समझाऊंगी इस टॉपिक पे जब हम पहुंच जाएंगे तब, ठीक है ना, अभी से नहीं सब कुछ। फिर इसके बाद में प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। भाई तुमको पता है कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो क्या करती हैं? पानी से नहीं, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, पौधे या पेड़ की जड़ें, ठीक है। अब पौधा है, उस मतलब सपोज 2 फीट लंबा पौधा है, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पर क्या है? एक लीफ है, उसको चाहिए पानी। तो रूट्स बोलेंगे कि देखो हमने अपना काम कर लिया है, पेड़ की या पौधे के जो रूट्स हैं वो बोलेंगे हमने अपना काम कर लिया है, हम मिट्टी से जो है पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब कर चुके हैं। मतलब प्लांट बॉडी में पानी तो है, ऐसा नहीं कि प्लांट बॉडी में नहीं है, पानी है। अब तुमको पत्ती ऊपर चाहिए है पानी, तो तुम नीचे आकर के लेके जाओ, तो लीफ के जो सेल्स होंगे वो बोलेंगे कि तुम पागल हो क्या, हम इतने ऊपर है, 2 फीट ऊंचाई पर है, हम तुम्हारे पास कैसे आए पानी लेने के लिए, तुम भेजो। तो रूट्स बोलते हैं कि हम क्यों आए, तुम लो, तुम्हारा काम है, हम क्यों आए। तो यार ये तुम लो, हमारा काम, तुम्हारा काम, ये सब अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए कुछ टिश्यूज होते हैं
या एक तरह का टिश्यू होता है प्लांट बॉडी के अंदर जिसको अपन बोलते हैं जाइलम टिश्यू। 9वीं में तुम लोग पढ़ के आए होंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो वो जो जाइलम टिश्यू होता है ना बेटा, वो पता है क्या करता है, अपने कुछ एलिमेंट्स के साथ मिल करके इस तरह से जाइलम कंडक्टिंग चैनल बना लेता है जो रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स के लेवल तक जो है ये जाता है। ये दिख रहा है तुमको, ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल इसको अपन बोलते हैं। और इस चैनल के थ्रू क्या होता है, रूट्स में जो पानी आ चुका है वो पानी पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बताइए समझ में? भाई जड़ों का काम था पानी और मिनरल आयंस को अब्सॉर्ब करना। अब 2 फीट ऊपर जो पत्ती है उसके साथ उसको यदि पानी चाहिए है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो ये होता है जाइलम टिश्यू, ये बढ़िया सा जो है जाइलम कंडक्टिंग चैनल बना देता है और इसी चैनल के थ्रू जो पानी है, जो मिनरल आयंस हैं, वो रूट्स से प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक, अब पानी की व्यवस्था है तो खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। भाई प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ बनता है? लीव्स में। अब लीव्स में जो खाना बना है उस खाने की डिमांड तो बेटा बॉडी के, प्लांट बॉडी के हर एक सेल को होगी, है ना। लीफ में सपोज फोटोसिंथेसिस हुई, सुक्रोज बन गया, प्लांट का खाना बन गया। अब वो जो सुक्रोज है बेटा, वो जो सुक्रोज है, सपोज रूट का एक सेल है, उसको चाहिए सुक्रोज, वो जिद पड़ा हुआ है कि नहीं मुझे तो सुक्रोज चाहिए चाहे जो भी हो जाए। अब सपोज पेड़ जो है ना वो 4 फीट लंबा है, 4 फीट की हाइट पर एक पत्ती में फोटोसिंथेसिस हुई, सुक्रोज बना, और उस सुक्रोज की डिमांड आ रही है 4 फीट नीचे रूट के एक सेल पे। तो खाना कैसे पहुंचेगा? ऐसे फेंका जाएगा क्या? नहीं। एक और कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्लोएम। वो भी क्या करता है, अपने कुछ एलिमेंट्स के साथ मिलकर के कुछ इस तरीके से फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बना लेता है। ये दिख रहा है फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल। और इसी फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल के थ्रू जो खाना है, जो सुक्रोज है, वो लीव्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के बॉडी सेल्स में, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। खाने के ट्रांसपोर्टेशन को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, बाकी तो है ही सिंपल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आखिरी आती है एक्सक्रीशन। इजेशन और एक्सक्रीशन में जमीन आसमान का फर्क है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे कि जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट ही है। ठीक उसी तरीके से यूरिया हमारी बॉडी में बनता है। कहाँ? लिवर में। लिवर होता है यहाँ पे, लिवर में बनता है यूरिया। अब आप बोलोगे कि मैम यूरिया कहाँ से आ गया, तो सुनो मेरी बात सुनो। जो अपन प्रोटीन्स खाते हैं, अरे खाने में प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स अपन ने खाए, बॉडी में गए, डाइजेशन हुआ, अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स को तोड़ा गया, क्या बन गया? अमीनो एसिड्स बन गए। ठीक है, अब जितने अमीनो एसिड्स बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होंगे रिपेयर के लिए, टिश्यू सब के लिए, वो तो हो जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? लिवर में जाते हैं। लिवर क्या करता है? उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को फर्दर तोड़ता है, उनके अमीनो ग्रुप को तोड़ देता है, और अल्टीमेटली उन्हीं ब्रेकडाउन प्रोसीजर से बनता है क्या? अमोनिया। तो जो हम प्रोटीन्स खाते हैं सबसे पहले वो टूटते हैं अमीनो एसिड्स में, बॉडी में जहाँ जहाँ उनको यूज़ करा जाना होता है वहाँ वो इस्तेमाल हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं वो जाते हैं लिवर में। लिवर के अंदर वो अमीनो एसिड्स फर्दर और टूटते हैं और अल्टीमेटली बनता है क्या? अमोनिया। अब आप बोलोगे कि मैम ये अमोनिया क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, अरे बेटा अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, तो वेस्ट ही हो ना अपने लिए तो। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें ढेर सारा पानी चाहिए है, ढेर सारा पानी। तो आप बोलोगे कि मैम दिक्कत ही नहीं है ना, पी लेंगे पानी, क्या हो गया, 2 गिलास पीते हैं, 1 और गिलास पी लेंगे दिन भर में। इतने पानी से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारा पानी चाहिए है। तो आप बोलोगे कि मैम क्या करें, पाइप लगा करके बैठ जाएं क्या? नहीं, बॉडी में उसकी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? लिवर बोलता है कि मुझे पता है कि अमोनिया जो है इस बॉडी से बाहर निकलने, मतलब इस बॉडी की बस की नहीं है अमोनिया को एक्सक्रीट करना। तो लिवर में क्या होता है, अब अमोनिया साइकिल या वो छोड़ो, लिवर में क्या होता है, वो जो अमोनिया बना है ना बेटा, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में। मतलब मेनली क्या हुआ, अमीनो एसिड्स के टूटने से अमोनिया बन गया, नाइट्रोजनस वेस्ट।
मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो इतना टॉक्सिक है और इतना उसकी एक्सक्रीशन में पानी चाहिए कि वो हमारे बस की नहीं है बॉडी से बाहर निकालना, इसीलिए उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। यूरिया एक लेसर टॉक्सिक फॉर्म है और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पानी चाहिए। तो बस यूरिया बना, फिर वो कहाँ गया यूरिया? ब्लड में। ब्लड से कहाँ? अपनी दोनों किडनीज में। किडनीज में क्या हुआ? ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड से जो है यूरिया निकाला गया, उसको पानी के साथ मिक्स करके जो है भेज दिया गया कहाँ? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि यूरिन बन गई। अरे यूरिया आया ना किडनीज के पास, कैसे आया? ब्लड में बैठ करके आया। किडनीज ने क्या करा? ब्लड को फिल्टर किया, यूरिया बाहर निकाला, उस यूरिया को पानी में मिला दिया, क्या बन गया? यूरिन बन गई। और उसी यूरिन को भेज दिया कहाँ? ब्लैडर में। और ब्लैडर से क्या हुआ? हमने बाहर निकाल दिया। दैट इज एक्सक्रीशन। तो नेचुरली इसके लिए हमें पढ़ना होगा हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम पूरा, किडनीज, यूरेटर्स एंड ब्लैडर वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। बोलने में तो मैंने एक झटके में बोल दिया कि हाँ भाई कहाँ होगा? किडनीज में होगा, लेकिन कैसे होगा वो पढ़ेंगे। उसके अलावा प्लांट्स में कैसे होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, वो भी हम पढ़ेंगे। सो आई होप कि अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, ये सब आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा, है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पर लगेगा कि मैम ये बार बार प्लांट्स की जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है, मतलब कि इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ने में तो मज़े आएगी क्योंकि अपनी ही बॉडी की बात हो रही है, लेकिन प्लांट्स का भी रेस्पिरेशन, प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन, प्लांट्स का भी एक्सक्रीशन, तो चिंता मत करो। देखो प्लांट्स में रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, बहुत ईजी होती है। मतलब अगर हम उसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही बेसिक टाइप की होती है, बहुत ही सिंपल टाइप की होती है। तो कवर करने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा मत समझना कि मैम कितना बर्डन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, बिल्कुल एक एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने कंप्लीट कर दिए, तो हम भी जो है फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो इंट्रोडक्शन के लिए तो बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक है ना अपना न्यूट्रिशन, बिल्कुल वो पढ़ना हम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन से, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।